जबकि इसकी एक्साइटमेंट देखते अर्शमान धीमा सा मुस्कुराया। काश ये लड़की बोल भी सकती, अल्लाह ने कितनी फुर्सत से इसे बनाया है। लेकिन वो थोड़ा दुखी हुआ, इसका दिल चाहा कि वो इसकी आवाज़ सुने। इसकी आवाज़ कैसी होगी अनजाने में ही सही, वो इसके करीब होता जा रहा था। वो लड़की सनाया खुद ब खुद इसके दिल में अपनी जगह बनाती जा रही थी, और इस बात को वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। जैसे ही वो दुबई लैंड किए से फरियाल की फिक्र सताने लगी। वो अब इसे कैसे हैंडल करेगा, पर वो फैसला ले चुका था। नाया ने इसे अपने इर्द गिर्द देखा। अनजान मुल्क देखते वो एक पल के लिए अपने कदम रोक गई, पर अगले ही पल अर्शमान ने इसका हाथ में थामा। वो रुख फेरते इसे देखने लगी तो वो मुस्कुराया। इसलिए वो अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा जहाँ ड्राइवर इसे पिक करने आया था। कुछ देर में वो अपने अपार्टमेंट में था। इसने अपने वापस आने की इतला किसी को नहीं दी थी। वो इतना बड़ा अपार्टमेंट देखती हैरान हुई। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? वो सामान एक तरफ रखता अपनी पूरी मर्दाना वजाहत के साथ पेन की पॉकेट्स में हाथ डाले इसके पास आ खड़ा हुआ था। वो मुस्कुराहट के जरिए से जवाब दे गई, काश तुम बोल सकती। अचानक से अर्शमान के लबों से अदा हुए अल्फाज पे सनाया के चेहरे पे तारीख साए लहराए। एकदम से अर्शमान को अपने लफ्ज पे गिल्टी हुई। एम सॉरी, मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, ऐसे ही बेदहानी में निकल गया। तुम चेंज कर लो, फ्रेश हो जाओ, मैं खाने का बंदोबस्त करता हूँ। नजर चुराता वहाँ से दूसरी जानिब बढ़ गया, जबकि सनाया से जाते देखने लगी। अचानक गई और अचानक ही वापसी। फरियाल ने इसके ऑफिस में आते ही खुशी से चहकते कहा, हम कैसी हो? वो अपना काम छोड़कर इसकी जानिब मुतवज्जा हुआ, वैसा ही जैसे तुम छोड़कर गए थे। वो मुस्कुरा रही थी। आसमान को अपने सामने देख वो बेइंतहा खुश थी। अच्छी बात है फरियाल, लेकिन मैं अब वैसा नहीं रहा। वो जरा सा टेबल पे आगे की तरफ बढ़कर बैठता, दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में पेवस्त कर गया। क्या मतलब? क्या चेंज आया है? मुझे तो वैसे ही लग रहे हो। वो शौक हुई। एक पल को आसमान ने गहरा सांस भरा। आई गॉट मैरिड, बिलाखिर इसने कह ही दिया। मुकाबिल बैठी लड़की बिना पलके झपके से देखती रह गई। आर यू जोकिंग? वो हंसी थी। बिल्कुल भी नहीं। वो बिना डरे बिना किसी झिझके गोया हुआ, कैसी बातें कर रही हो तुम? कैसे किसी से निकाह कर सकते हो? वो एकदम पैनिक होते ही अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी, और अर्शमान ने इसे अचानक अपने पाकिस्तान जाने से लेकर वापस आने तक की मुख्तसर बात बता दी। इसकी बात सुनते वो आंखों में आंसू भर लाई। उंगली पे पहनी अंगूठी मंगनी की अंगूठी को असर से देखते न चाहने के बावजूद आंखों से आंसू बह निकले। मैं रिश्तों में मिलावट का कायल नहीं फरियाल। तुमसे सिर्फ मंगनी की थी तो तुम्हारा बनकर रहना चाहा, लेकिन अब रब को कुछ और ही मंजूर था। मेरा जोर सनाया के साथ लिखा था, और इस हकीकत को हम दोनों को कबूल करना होगा। क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? मंगनी के साथ क्या मोहब्बत भी ख़त्म हो जाएगी जो तुम्हारे दिल में है? वो कुर्ब से सवाल कर गई। फरियाल, असल मोहब्बत शादी के बाद होती है। तुम मुझे अच्छी लगती थी, अभी भी अच्छी लगती हो, मेरी अच्छी दोस्त की तरह। तुम्हारे अंदर हर खासियत है जो एक लाइफ पार्टनर चाहता है। मेरी दुआ है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा और चाहने वाला शख्स मिले। वो कितनी आसानी से सब कुछ कहते हुए बड़ी उस जिम्मा हुआ था। फरियाल एक गहरी सांस भरी और अपनी जगह पे से उठी, और अपने हाथ की उंगली से मंगनी की अंगूठी को निकाल कर इसके सामने टेबल पर रखा। उसे तुम जैसा सस्ता रिश्ता नहीं चाहिए आयुष्मान। अफसोस हो रहा है कि मैंने इस इंसान से मोहब्बत की जो एक कमज़ोर था, जो अपनी मोहब्बत के लिए खड़ा भी ना हो सका। अच्छा हुआ हमारे रास्ते अलग हो गए। यू नॉट डिजर्व मी, वो गुस्से से कहते हुए रुख फेर गई, वहाँ से चली गई। आयुष्मान जानता था यही सब होना है। वो पीछे होता चेयर के साथ टेक लगाए। अब इसे इस इंतज़ार में था कि सलमान कब इसके साथ अपनी बिजनेस पार्टनरशिप ख़त्म करेगा, और वो हर चीज़ के लिए मेंटली तैयार था। वो एक प्रैक्टिकल इंसान था जो फैसला एक दफ़ा ले लेता था, इससे पीछे नहीं हटता था। आमंगनी का फैसला इसने खुद लिया था, लेकिन अब अपने फैसले पे इसने अपने आवा जान को एतमाद में नहीं लिया था। इसे फरियाल से कोई जनूनी मोहब्बत न थी, वो एक अच्छी दोस्त थी। इसने इसे प्रपोज किया, जिस पे आसमान ने हामी भर ली। वो भी मंगनी नहीं करना चाहता था। वो अपनी खुशी अपने घर वालों, खासकर अपने मोरे और आवाज जान के साथ मिलके करना चाहता था, पर फरियाल की ख्वाहिश पे वो इसे मंगनी की अंगूठी पहना किया। पर पाकिस्तान में आवा जान के किए फैसले को इसने ज़्यादा तरजीह दी, क्योंकि इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार वो आगा जान से करता था, और इनकी कही हर बात को वो पत्थर पे लकीर समझता था। इसे नहीं मालूम था कि पाकिस्तान जाने के बाद इसके साथ ये सब होगा, वरना वो फरियाल से मंगनी कभी ना करता। इसको यही लगा कि फरियाल से मंगनी करके वो आवा जान को बता देगा और इन्हें इस बात पे कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन सब कुछ उलट हो गया। अभी इसे इन हालात को सुधारना था। कैसे लापरवाह शौहर हो तुम! बीवी को पाकिस्तान से दुबई लाकर अकेला अपार्टमेंट में छोड़ दिया। ये भी ना सोचा कि इसका आशिक पीछा करते हुए यहाँ भी पहुँच जाएगा। इसी नंबर से इसे मैसेज रिसीव हुआ।
आसमान के तो होश एकदम ठिकाने लगे। वो इसी वक्त एक मीटिंग में था, मैसेज पढ़ते ही वो मीटिंग कैंसिल करता, अपना कोट और वॉलेट उठाता बाहर की जानिब बढ़ा। गाड़ी में बैठता हुआ फुल स्पीड पे गाड़ी को छोड़ता। इस वक्त सिर्फ सनाया के बारे में सोच रहा था। उसे अपार्टमेंट में अकेला ही छोड़ आया था, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। वो एकदम से यहाँ आकर इसे लेकर लापरवाह हो गया था। सलमान ने इससे इससे पार्टनरशिप ख़त्म कर ली थी। वो अपनी बहन की आंखों में आंसू देखता अपनी दोस्ती को भी भुला बैठा था। वो इन सब बातों में फंसा हुआ था, इसीलिए सनाया की तरफ से लापरवाही बरत रहा था। गाड़ी को पार्किंग में खड़ा करता वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, घर में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। सनाया सनाया वो जी आवाज़ में इसे पुकारता हुआ हर तरफ तलाश करने लगा, लेकिन इसे सनाया कहीं भी दिखाई न दी। वो अजहद परेशान हुआ। अचानक से इसने ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खोला तो वो कबर्ड के पीछे नीचे एक तरफ झुकी बैठी लरज रही थी। एक पल की देरी किए बिना आसमान इसकी जानिब लपका। तुम ठीक हो? इसे अपने सीने में लगाया। वो घबराता बोला, जबकि वो बस रोई जा रही थी। नहीं जानता था कि कौन है वो जो पीछे पड़ा है। सामने भी नहीं आता। आसमान इसे लिए बाहर आया, बिस्तर पर बैठाते इसे अपने सीने से लगाए रखा। सनाया को गोना सुकून मिल रहा था। वो इसका था, सिर्फ इसका। यह एहसास हर एहसास पे भारी था। इस दिन के बाद आयुष्मान ने घर की सिक्योरिटी तैनात कर दी। को किसी सूरत भी सनाया को लेकर अब लापरवाही नहीं बरतना चाहता था, पर इसे थ्रेड्स भी अभी मिल रहे थे। वो सब काम काज छोड़कर इस वक्त सनाया के पास ही था। इसने अपने दोस्त की थ्रू इस नंबर को ट्रेस कराना चाहा, लेकिन फिलहाल के लिए नंबर ट्रेस नहीं हो सका। पर वो कुछ दिन तक इसे नंबर ट्रेस देने का वादा कर चुका था। तब वो सनाया को लेकर लापरवाही नहीं बरत रहा था। हवेली से जहां आरा बेगम का फ़ोन आया, बाजिल वापस आ चुका है और अब वो लोग इसके चचा और चच्ची जान जरताशा की शादी करना चाहते हैं। इसीलिए जहां आरा बेगम ने इसे वापस आने को कहा है। जरताशा और बाजिल की शादी 1 माह की डेट पे फिक्स की गई थी। ये इसके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी। इसने पाकिस्तान आने की हामी भरी तो जहां आरा बेगम मुतमईन हुई। जो भी था वो इनका सगा बेटा था और इसके बगैर वो अपनी बेटी की खुशी कैसे कर सकती थी। इसीलिए इन्होंने सनाया के लिए अपने दिल पे पत्थर रखते ही इसे अपने बेटे की खातिर बहू के तौर पर अपनाया। अना भी से भी इस रिश्ते को अपनाने का कहा। जब बुरहान की फैमिली को कोई मसला नहीं था, बाजिल सरताशा से शादी कर रहा था, वो अपने रिश्ते से पीछे नहीं हटा था। फिर इन्होंने इस मफामत का रास्ता अख्तियार कर ही लिया। वो जिस गाड़ी में थी वो अचानक ही रुक गई, जबकि मोबाइल पे वो आसमान को ही मैसेज कर रही थी। इसने सवालिया नज़रों से ड्राइवर को देखा, जो पीछे को मुड़ते देख मुस्कुराहट पास करता गाड़ी को फुल स्पीड पर छोड़ता गाड़ी से उतर गया। गाड़ी सीधा पुल से नीचे पानी में गिर गई। सनाया तो चिल्ला भी ना सकी। गाड़ी में पानी भरने लगा। वो हाथ पैर चिल्ला रही थी, लेकिन गाड़ी लॉक थी। वो हड़बड़ा के मोबाइल से आसमान का मैसेज करने लगी। धीरे धीरे पूरी गाड़ी में पानी भर गया। सनाया का सांस पानी में बंद होने लगा और मुमकिन कोशिश कर रही थी कि वो गाड़ी से बाहर निकल सके, लेकिन इसकी हर कोशिश नाकाम ठहरी। इसने गहरी सांस भर के इसी लम्हे अपनी इसे गाड़ी से बाहर किसी का साया दिखाई दिया तो इसके अंदर जीने की उमंग पैदा हुई। साया वजूद में बदला और चेहरा वाजे हुआ। वो आयुष्मान ही था। वो पूरी कुव्वत लगाते गाड़ी का दरवाज़ा खोल रहा था और फिर कुछ ही देर बाद वो दरवाज़ा खोलता सनाया को लिए बाहर निकला। पानी में तैरते वो किनारे पे आता इसे देखने लगा। सनाया सनाया तुम ठीक हो? इसकी बंद आंखों को देखता घबरा गया था। इसकी सांस थमसी गई थी। वो इसके चेहरे पे झुकता इसे अपनी सांसें बख्श गया था। वो एक बार, 2 बार, तीसरी बार वो झटके से पानी मुंह से निकालते एक तरफ को झुकी थी। आयुष्मान इसे अपने सीने से लगाते सूखा सांस लिया था। एक पल को तो इसे लगा इतनी देर कर दी, वो सनाया को खो चुका है। मान ने इसे बाहों में उठाया। अभी भी इसकी सांस से गहरी चल रही थी। वो गाड़ी की जानिब बढ़ता इससे गाड़ी की पैसेंजर सीट पर बिठा गया। सीट बेल्ट बांधते वो पीछे हटा और कार पे सिक्योरिटी गार्ड से मुतालिक इन्फॉर्मेशन लेने लगा और ड्राइवर अचानक कहाँ गायब हुआ। ये सब काफ़ी तशवीशनाक था। आज अगर इसे ज़रा भी देर हो जाती तो वो सनाया को खो देता और अपने आगों को क्या जवाब देता। इसे घर लाते वो बिस्तर पर लेट आ गया। सनाया ठीक होना, बस फिक्र नहीं करो, अब बहुत जल्द वो शख्स पकड़ा जाएगा जिसने मेरी सनाया को तकलीफ पहुंचाई। छोड़ूंगा नहीं इसे, वो करफ्त लहजे में बोला। तो सनाया इसकी इस कदर शदीद मोहब्बत पे खिल सी उठी। वो बोल के तो लफ्ज़ों का इजहार नहीं कर सकती थी, लेकिन अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से इससे खुशी और गम का इजहार कर देती थी। 1 माह बाद कि बाजिल और जलताशा की शादी की डेट फिक्स हुई थी और अब वो अपने काम को जल्द अज जल्द माइंड अप करता पाकिस्तान जाना चाहता था। कम अज़ कम सनाया वहाँ हवेली में तो सेफ थी। इसे अब इंतहाई कदम उठाना था और फिर वो वक्त आया जब सब कुछ बिखर गया। इसके दोस्त ने वो नंबर ट्रेस कर लिया और जो हकीकत इसके सामने आश्कार हुई वो जानकर तो वो सत्ते में आ गया था। इसे अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन सब सबूत सामने थे। वो इस वक्त अपने ऑफिस में मौजूद था और पिछले 3 घंटे से वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। इसका दिल किसी सूरत मानने को तैयार नहीं था, लेकिन सच्चाई का झुठलाया नहीं जा सकता था। इस मोबाइल पे कॉल आ रही थी। वो नंबर देखता
अपने लब बुरी तरह भींच गया। कॉल आती जा रही थी लेकिन आयुष्मान ने रिसीव न की। वो मुसलसल आती कॉल को देखता तंजिया न मुस्कुराहट पास कर गया और अपनी सीट पे उठता। वो कॉल रिसीव कर गया। बीवी को बचाना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ 20 मिनट का मार्जिन देता हूँ। घर पहुंचो और बचा लो वरना हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। कॉल बंद हो गई। आयुष्मान का रुख गाड़ी की जानिब था। आज इस सारे ड्रामे का ड्रॉप सीन करने का वक्त आ गया था। इसके माथे पे अनगिनत बल पड़े थे। बज़ाहिर पोलाइट दिखने वाला आयुष्मान ज़दोज़ई अंदर से कितना बड़ा वसीला और ज़िद्दी जनूनी इंसान, और इस ज़िद में आज वो क्या करने जा रहा था कोई नहीं जानता था। वो घर की दहलीज पे कदम रख चुका था लेकिन वो वहीं खड़ा फिर से फ़ोन कॉल का इंतज़ार करने लगा। 20 मिनट के बजाय 40 मिनट हो गए थे पर वो अंदर दाखिल ना हुआ। कुछ ही देर बाद कॉल फिर से आने लगी। आयुष्मान ने कॉल रिसीव करते अब अपने कदम भी आगे बढ़ाए। वो पूरे घर का जायजा ले चुका था। सनाया इसे कहीं दिखाई न दी। लगता है तुम्हें अपनी बीवी से प्यार नहीं, जो अभी तक किसे बचाने नहीं पहुंचे। मेरी बीवी को हाथ भी मत लगाना। वो फोन पे गुर्राया। तुम्हारी बीवी को हाथ नहीं लगाऊंगा, सीधा टेरेस से नीचे फेंकूंगा। मुकाबिल की आवाज़ सुनता वो अपने कदमों पे टिटक के रुका। सामने ही तो वो टेरेस पे खड़ी थी, दीवार के ऊपर। जरा सा वो अनबैलेंस होती तो नीचे गिर सकती थी। सनाया इसने इसे पुकारा। सनाया ने कान से लगाया, मोबाइल हटाया। अपने बिल्कुल पीछे आसमान को खड़ा देख वो गंग रह गई। इसके चेहरे पे एक किस्म का खौफ रकम था। पल में इसका चेहरा जर्द पड़ा। मोबाइल वाला हाथ पहलू में गिराया। अर्श धीरे से इसके लबों ने ये नाम पुकारा। वो इसकी आवाज़ ना आई। आयुष्मान ने अपने कदम इसकी जानिब बढ़ाए। वो घबरा गई। डर के मारे वो भी कदम पीछे लेने लगी कि एकदम से इसका पाँव मुड़ा और वो पीछे की तरफ टेरेस की दीवार से नीचे गिरने लगी। पल के हज़ारवें हिस्से में आयुष्मान ने इसको थामते अपनी जानिब खींचा। वो सीधा इसके ऊपर जा गिरी। मोबाइल हाथ से छूट के ज़मीन पे गिरा। इसके दिल की धड़कनें तेज़ हुई थी। इसे नहीं पता था कि आयुष्मान यूँ इस तक पहुंच जाएगा। सनाया वो इसका सर अपने सीने से उठाता देख इसे पुकार गया। सनाया का दिल धक धक करने लगा। इसे समझ ना आया वो इस सिचुएशन में कैसे निकले। वो इसका हाथ थामे इसे खड़ा कर गया। वो अभी भी साकत नज़रों से इसे ही देख रही थी। सनाया स्पीक अप। आयुष्मान की बात पे वही जैसे आसिमगी की हालत में देखने लगी। सनाया स्पीक अप डैम। अब के बार वो चिल्लाया कि सनाया कान पे हाथ रखे चीख पड़ी। स्पीक अप। वो इसे दोनों बाजों से झंझोड़ते हुए बोला। अर्श। वो बोली। इसकी आवाज़ आयुष्मान के कानों से टकराई। वो बेयकीनी किसी कैफियत में इसे देखता रह गया। स्पीक अगेन। वो आंख मीच के खोलता फिर से बोला। अर्श। वो रोते हुए इसका नाम पुकार रही थी। अगेन। वो पहली बार इसकी आवाज़ सुन रहा था और जी चाह रहा था कि वो बस यूं ही बोलती जाए और वो सुनता जाए। फिर से बोलो। अर्श अर्श अर्श। वो रोते बिलखते बोलती चली गई। इसके हिलते लबों को देखता वो आगे बढ़ता। इसके लबों पे शिद्दत से झुकता इनको अपनी गिरफ्त में ले गया। सनाया तो एक लम्हे को आंखें फाड़े से देखती रह गई। वो बहुत गुस्से से इसके लबों की लाली चुराने लगा कि सनाया को लगा कि आज इसकी सांसें घुट जाएंगी। वो इसके सर के पीछे हाथ रखे इसके लबों को अपने होठों में सख्ती से पेवस्त किए इन पे कहर बरसा रहा था। सनाया ने अपनी सांसें रुकती महसूस की तो इसे कंधे पे मारते होश दिलाना चाहा लेकिन वो मजीद सख्ती से इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो तो कोई मज़ाहमत भी ना कर पा रही थी। दिल की धड़कनें भी सुस्त पड़ रही थी। इसको मज़ाहमत तर्क करता देख वो इसकी बालाई लब पे दांत से कट लगाता पीछे हटा और शिकवा को ना अंदाज में से देखने लगा। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा, इतना बड़ा धोखा? वो मोबाइल इसके सामने करते सवाल कर रहा था। सनाया की आंखें भीगती जा रही थी। मैंने तुम्हें मासूम समझा, तुम्हारी केयर की, तुम्हें प्रोटेक्ट किया। किससे? तुमसे। तुमको ही प्रोटेक्ट किया। वो अब वेस्ट पे हाथ रखे इस्तेज़ाई अंदाज में हंसा था। मुझे बेवकूफ़ बना रही थी तुम, और मैं भी तुम्हारी बातों में आता चला गया। तुमसे पूछा था मैंने ये नंबर किसका है। तुमने लाइलमी का इजहार किया। क्यों? अब की बारिश की आवाज़ में काफ़ी ऊंची थी। वो सहम के 2 कदम पीछे हटी। वो जो कुछ कर रही थी एक दिन वो सब सामने आ जाना था। ये बात वो बहुत अच्छी से जानती थी। पुष्कर इस कदर गुस्से में देख उल्टे कदम लेती वहां से अंदर की जानिब भागी थी। अर्शकर सरनफी में हिलाता इसके पीछे अंदर गया था। वो ड्रेसिंग रूम में भागने वाले अंदाज में घुसते दरवाजा लॉक करने लगी कि अर्श ने अपना पाँव उड़ा दिया तो इसे देखते थूक निकल गए। अर्श ने अंदर होते इसे पीछे की जानिब पुश किया। वो लड़ कर आके पीछे होती कबर्ड से जा लगी। मेरे सवाल का जवाब दो सनाया। क्यों किया तुमने ये सब? क्यों मुझे इतने अरसे से कुर्ब में मुब्तला रखा? बोलो, जवाब दो डैम, वरना जान ले लूँगा मैं तुम्हारी। अपने हाथों से वो इसकी गर्दन पे एक हाथ रखता ज़रा सा दबाव बढ़ा गया। बेयकीनी और तहय्युर से सनाया की आंखें फैली से यकीन न आया कि अर्शमान इसे मार भी सकता है। वो तो यही समझी थी कि अर्श इसे दीवानों की तरह चाहने लगा है और इतनी चाहत में वो इसकी हर गलती हर गुनाह माफ़ कर देगा। आंसर मी सनाया। वो ऊँची आवाज़ में धारा इसकी गर्दन छोड़ गया।
वो गहरा सांस भरते अपनी नम आंखों से इसे देखने लगी। बिकॉज आई लव यू, वो भी जवाबन इतनी ऊंची आवाज में चिल्लाई कि इसे गले में खराशे पड़ गई। बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे। अब से नहीं, बहुत अरसे से करती हूँ, जब आपने बचपन में एक बार मुझे गिरने से बचाया, अपने कंधे पे बिठाया और अब वो बोली थी। इसने सोच लिया था वो सब कह देगी। मेरी आवाज़ खो गई थी एक हादसे में, लेकिन कुछ अरसे बाद वापस लौट आई थी, पर ये बात सबने से छुपाई। मुझे आप अपनी ज़िंदगी में चाहिए थे और आप यहाँ दुबई में थे पिछले 8 साल से। आपने एक बार भी पलट के ना देखा कि कोई है जो आंखें बिछाए आपका इंतज़ार कर रही है। फिर अपनी मोहब्बत से मजबूर होकर मैं दुबई आई। यहाँ आके पता चला कि आपने तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं, किसी फरियाल नामी लड़की से मंगनी कर चुके हैं और आप दोनों की लाइफ में किसी तीसरे की गुंजाइश बिल्कुल ना थी। मैं आपकी कोशिश समझते वापस लौट आई। मैं बहुत रोई आपके इस कदर बेइतनाई पे। क्या अगर जान मेरी तकलीफ पे तरफ उठे। एक पल को वो चुप हुए, अपने आंसू पूछे। इस पूरी दुनिया में एक वही है जो मुझसे प्यार करते हैं। इन्होंने मेरा साथ दिया और फिर मैंने खुद को तकलीफ पहुंचाई। मैंने अपनी ज़ात का इस्तेमाल किया, खुद को डेंजर जोन में दिखाया। आवाजान ने आपको बुला लिया और मेरा निकाह आपसे कर दिया। वो दिन मेरे लिए ईद का दिन था। मैं बेइंतहा खुश थी। आपके घर वालों ने मुझे कबूल नहीं किया। मुझे पता था वो नहीं करेंगे। आगा जान भी जानते थे। वो सब शुरू से ही मुझसे नफरत करते आ रहे थे, बिला वजह की नफरत। क्या मैं नफरत के काबिल थी? वो कुर्ब से सवाल करती अपनी जानिब शहादत की उंगली कर गई, जबकि अर्शमान खामोशी से इसे सुनने जा रहा था। इसकी साजिश में इसके आगा जान भी शामिल थे। इस चाय भी इसकी रूह पे कोड़े की मानिंद बरसी थी, पर वो चुप था। वो इसे मुकम्मल सुनना चाहता था। कितनी ख्वाहिश थी इसने इस लड़की की आवाज़ सुनने की। और आज वो बोली भी तो क्या, निकाह के बाद आप मुझे अपनी हवेली लेके। सोचा आप कोई खेल नहीं खेलना, लेकिन आपने फिर मुझे मजबूर किया कि मैं ये सब दोबारा करूं, क्योंकि आपने मुझे अपनाया नहीं था। और मैंने क्या, मैंने खुद को थ्रेड दिए आपको अपने करीब करने के लिए, आपके दिन से फरियाल का ख्याल निकालने के लिए कि आप सिर्फ मेरे बन के रहो, सिर्फ मेरी फिक्र करो, सिर्फ मुझे सोचो, बाकी सबको भूल जाओ। और फिर ऐसा ही हुआ। आपकी ज़िंदगी का महवर एक आम सी लड़की सनाया बन गई। आप मेरी तरफ राग़िब होने लगे, सबको फरामोश कर दिया। मेरी साइड ली, किसी को भी मुझ पर फोकियत नहीं थी। मैं इसी में खुश हो गई। सोचा अब आपको सब बता दूं, लेकिन हिम्मत ना हुई। मुझे लगा आप जिस दिन सच्चाई का पता चलेगा मैं आपको खो दूंगी। आप मुझे लेकर पोजेसिव हो गए। मैं यही चाहती थी आप मुझे दुबई ले आए। मैं सबसे ज़्यादा खुश हुई। सोच लिया था अब कोई फ़ोन कॉल नहीं, कोई थ्रेड नहीं, लेकिन फिर मुझे मजबूर किया इस फरियाल ने। इसने मुझे उकसाया। फिर से वो घर आई, मुझे बातें सुना के गई। शी सेड आपने मुझसे हमदर्दी में निकाह किया है, आप दिल से इसी से मोहब्बत करते हैं और इसी से करते रहोगे। मैं कभी आपको नहीं पा सकूंगी। मैं इसकी बात पे कभी यकीन नहीं करती, पर हमारे बीच की हर बात इसे पता थी। हम एक दूसरे के करीब नहीं आए, हमारे बीच अज़दवाजी ताल्लुकात नहीं बने। क्यों? क्योंकि आप आज भी फरियाल से प्यार करते हैं। मैं आप दोनों के बीच आ गई। इस दिन मुझे आप पे शदीद गुस्सा आया। मैं तो आपको सब बताने का इरादा रखती थी, पर मेरा इरादा बदल गया। मैंने फिर से वही खेलना शुरू कर दिया और मैं इस कदर जनूनी हो गई कि खुद को नुकसान पहुंचा लिया। इस रात गाड़ी से ड्राइवर को मैंने खुद जाने का कहा। मैंने कहने पे गाड़ी को इसने पुल के नीचे गिराया था और खुद वो उतर गया था। मैंने अपनी जान का रिस्क लिया था, न जाने क्यों। मुझे यकीन था आप मुझे बचा लेंगे और आपने मुझे बचा लिया। मुझे लेके आप भी जनूनी हो रहे थे, जबकि मैं आपको फरियाल के सामने अपना ताल्लुक दोबारा बनाता नहीं देख सकती थी। मैंने आपको मुकम्मल खुद में गुम कर लिया, फिर भी आप मेरे नज़दीक नहीं आ रहे थे, मुझे मेरा हक नहीं दे रहे थे, और इस बात ने मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई। मैंने फिर से आपको इस अननोन नंबर से कॉल की, वॉइस चेंजर लगा के, और इस बार ये आखिरी बार था। आपने मुझे बचाना था और मैंने आपको अपना बनाना था, पर आज आपने मुझे वसा झुकाते गहरा सांस भरती रुक गई। हाँ, वो पकड़ी गई थी। इसने जो चालें खेली, इसके बाद अब मज़ीद क्या बात करता वो। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो एक छोटी सी लड़की बेवकूफ़ है। सर झुकाए गर्दन नफी में हिलाता वो तंजिया मुस्कुराहट उछाल गया। मैं जानती हूँ आप मुझसे अब सिर्फ नफरत करेंगे। हो सकता है मुझे छोड़ भी दें। मैंने जो कुछ किया है आपको पाने के लिए, मेरा तरीक़ाकार गलत था, मैं मानती हूँ, लेकिन इरादा गलत नहीं था। आप मुझे भुला के अपनी ज़िंदगी में किसी और लड़की के साथ कैसे आगे बढ़ सकते थे? मुझे कबूल ना था। मैंने आपको ये सज़ा थी। वो तेज़ लहजे में बोला तो वो बिल्कुल चुप हो गई। इसे तुम सज़ा कहती हो? खुद को तकलीफ़ पहुँचाई तुमने, मौत के मुंह में पहुंचा दिया। और अगर इस दिन मैं वक्त पर ना आता तो तुम्हारी जान भी जा सकती थी। वो गुस्से से दबा दबा चिल्लाया कि मुँह लरस गई। और आज तुम वहाँ छत के टेरिस पे खड़ी थी, तुम्हारा हाथ ना थामता तो तुम वो लब नीचे से अफसोस से देखने लगा। यू नो यू आर साइको, तुम एक बीमार लड़की हो, जहनी बीमार, और मैं एक बीमार लड़की को अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखना चाहूँगा। वो कहते रुख फेर गया। आप मुझे तलाक दे देंगे?
इसका लहजा मासूम था या शातिराना, अर्शमान समझ न पाया। तुम वापस पाकिस्तान जा रही हो और मुझे अब किसी किस्म की कोई बकवास नहीं सुननी। मैं तुम्हें यहाँ मजीद अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझी तुम? और मजीद मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करना। अब तुम मर भी रही होगी तो मैं कभी भी तुम्हें बचाने नहीं आऊँगा, वो गुस्से से कहता कमरे की जानिब बढ़ा, जबकि वहाँ मौजूद एक नफूस तेजी से निकला था। इसने इन दोनों की सारी बातें सुनी थी। अब वो एक ऐसी चाल खेलने वाला था कि चट भी इसकी होती पट भी। आयुष्मान ने फ़ोन किया। आवाजान से रब्ता करते ही इन्हें मुबारकबाद दी कि इनकी नवासी की आवाज़ लौट आई है और अब वो पाकिस्तान लौट रही है। जो मौत के साए इस पर मंडरा रहे थे सब दूर हो गए हैं। अब वो अपनी नवासी को खुद संभालें, वो सब समझ गए थे। आयुष्मान को सुनाया कि हकीकत पता चल गई है, पर ये सब होना था एक दिन, वो पहले से जानते थे। पर अब इनकी सनाया कैसी रह पाएगी? वो भी अरशमान के बिना इस सोच से वो अपसेट हो गए थे। अपनी जान छिड़कने वाले पोते को भी खो दिया और नवासी का घर भी ना बचा पाए। कहते हैं ना, झूठ के पाँव नहीं होते, और यहाँ तो पहले दिन से ही रिश्ते की बुनियाद ही झूठ पे टिकी थी। कैसे ये रिश्ते पायदार हो सकते थे? इसे तो टूटना ही था। दो दिन से आयुष्मान घर नहीं आया था और ना ही सुनाए की हिम्मत पड़ी थी कि इसे फ़ोन कॉल कर लेती। पर कुछ देर पहले ही आयुष्मान का एक मैसेज मौसूल हुआ, 1 घंटे तक तुम्हें गाड़ी पिक करने आ रही है, तुम्हारी पाकिस्तान की फ़्लाइट है आज, अपना ज़रूरी सामान पैक कर लो। इसके मैसेज को पढ़ के वो अपनी आंखें कुर्ब से मीच गई। तो बिलाखिर रास्ते खो रहे थे, वो जुदा हो रहे थे। शायद नसीब में यही था और सनाया ने नसीब से लड़कर आयुष्मान को पाना चाहा। आयुष्मान आसमान का चांद था, वो चांद जिसे सनाया ने अपनी दस्तरस में लेना चाहा लेकिन ना पाई सखी। वो अपना सामान पैक कर गई। इसने अपने लिए ये सदा तजवीज़ की कि वो आयुष्मान को खो दे। वो खुद को वाकई साई को ही मानने लगी थी, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान कभी खुद को इतनी तकलीफ नहीं देता। दाढ़ी नीचे आ चुकी थी। वो एक नज़र पूरे अपार्टमेंट को देखती, आंखों से आंसू पूछते हैंड कैरी बैग को ले जाते गाड़ी के पास रुकी। ड्राइवर ने इसका सामान गाड़ी की डिग्गी में रखा और वो पीछे सीट पे बैठ गई। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की तो वह आंसू पूछते कलबंदाई मैसेज आयुष्मान को करने लगी। बार आंसू आंखों से बह रहे थे। मैसेज वो सेंड कर चुकी थी लेकिन सी नहीं हुआ था। वो गहरा सांस भरते विंडो से बाहर देखने लगी, जैसे ये सब आखिरी बार देख रही हो। वो मीटिंग से फ्री होता ऑफिस में आता, सीट पे बैठा था कि मोबाइल पे मैसेज टोन बजी। वो सुनकर चौंका और मैसेज ओपन किया। अलविदा आयुष्मान, आपने फाइनली मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, लेकिन मैं जानती थी मैं साइको हूँ और आपको डिज़र्व नहीं करती, इसलिए आपके ख्वाहिश पे जा रही हूँ वापस पाकिस्तान। बस एक हसरत रह गई, जाने से पहले एक बार आपको हक करना चाहती थी। आयुष्मान के दिल को जैसे किसी ने हंटर से मारा, पर यह आरज़ू भी अपने दिल में ही लेकर जा रही हूँ, क्योंकि ये भी अब मैं अपना हक नहीं समझती। खुश रहें, मेरी दुआ है हो सके तो भूल जाइएगा। माफ़ी नहीं मांगूंगी क्योंकि मुझे आपके साथ एक ताल्लुक़ रखना है। आप ही काफ़ी अमानिल्लाह। मैसेज को इसने 2 से 3 बार पढ़ा। इसे समझ ना आई कि वो पाकिस्तान कैसे जा सकती है। इसका पासपोर्ट सब कुछ आयुष्मान के पास था। मतलब वो फिर से नाटक करके दिखा रही थी, झूठ बोल रही थी, इसे ट्रैप कर रही थी। आयुष्मान ने गुस्से से मोबाइल टेबल पर रखा। ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती, आज इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो मोबाइल लेता उठा, बाहर निकलता गाड़ी में बैठा तो न जाने दिल में क्या अनसमाई इसकी लोकेशन को ट्रैकर को ऑन किया। वो घर पे नहीं थी। इसकी लोकेशन मुसलसल चेंज हो रही थी, लेकिन वो कहाँ जा रही थी? वो उलझा और गाड़ी स्टार्ट किया। आज तुम्हारी स्टोरी का ड्रॉप सीन करके तुम्हें पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता हूँ। वो गुस्से से माथे पे बर्न डाले बोला। गाड़ी एयरपोर्ट के बजाय एक सुनसान जगह पे रुक गई। अचानक से नया को होश आया। इसने हैरानी से ड्राइवर को देखा, जो मुकाराना हंसी हंसता गाड़ी से उतर गया। सनाया को एकदम कुछ गलत होने का एहसास हुआ। इसने आयुष्मान को कॉल मिलाई, लेकिन आयुष्मान ने इसकी कॉल काट दी। आंसू उसकी आंखों से बह निकले। इसने फिर से कॉल मिलाई, फिर से काट दी गई। सनाया रोते हुए हंसती। बचपन की एक कहानी याद आ गई। शेर आया, वो भी यही खेल खेलती रही, और आज जब सचमुच का शेर आया तो कोई भी नहीं इसे बचाने आया था। वो कर्ब से आंखें नीचे, गाड़ी के सब डोर्स लॉक कर गई। इसे अब खुद को खुद ही बचाना था। ड्राइविंग सीट पे बैठते इसने गाड़ी स्टार्ट करना चाहिए कि बाहर मौजूद शख्स ने गाड़ी की विंडो पे मुक्का मारते शीशा तोड़ दिया। शीशा टूटते ही इसके कांच सुनाए के चेहरे में जा खूबे। वो दर्द से तड़प के रह गई। इसका एक तरफ का गाल जख्मी हो गया था। वो अपने चेहरे से कांच निकालती कि इसे बाहर खड़े शख्स ने हाथ अंदर डालते दरवाज़ा अनलॉक किया और सनाया को बाहर घसीटा। वो दर्द से चिल्ला उठी। फिर अपने सामने खड़ी हस्ती को देख इसका सांस रुका था। बेयकीनी से सामने खड़ी लड़की को देखती वो बिल्कुल साकित हुई थी। क्या हुआ? मुझे देखकर सांप क्यों सूंघ गया? तुम्हें क्या लगा चाल खेलना सिर्फ तुम पाकिस्तानियों को ही आता है? वो इससे 2 कदम के फासले पे रुकी। सनाया ने सांस रोक के इस लड़की को देखा। वो कैसे इसकी चाल में फंस गई। हाँ, सनाया धोखा खा गई थी, क्योंकि मैसेज अर्शमान के नंबर से आया था, पर करने वाला वो नहीं था। ये अब सनाया को पल में समझ आ गई थी।
तो तुमने मेरे शौहर का पीछा नहीं छोड़ा। सनाया के माथे पर बढ़ पड़े। सामने खड़ी फरियाल नहीं जानती थी वो किस जनूनी लड़की के मत्थे लग गई है। वो लड़की जिसे मौत का कोई खौफ न था। कितनी बार वो मौत से लड़की आई थी, वो फरियाल से कैसे डर जाती। पीछा तो तुमने किया, तुम बीच में आई। मैं और आसमान एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, तुमने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली और तुम्हें लगता है मैं चुप करके बैठ जाऊंगी। बहुत शौक है ना तुम्हें मौत का खेल खेलने का। चलो एक खेल खेलते हैं, तुम्हारे हाथ पैर बांधकर तुम्हें इस पानी में फेंकते हैं। लेट सी कितनी देर तक तुम सरवाइव कर सकती हो। फरियाल के इशारा करने पर इस शख्स ने फौरन सनाया के हाथ पैर बांध दिए। बहुत शौक था ना तुम्हें गूंगा बन के आसमान से हमदर्दियां बटोरने का, अब तुम गूंगी ही बन जाओ। वो इसके मुंह पे टेप लगाती इसकी आवाज़ का गला घोट गई और इसे घसीटते हुए पुल के किनारे पे ले गई। पानी का शोर बहुत गहरा था। आज पहली बार सनाया को इससे खौफ महसूस हुआ था, क्योंकि वो जानती थी आयुष्मान नहीं आएगा इसे बचाने। वो इसका यकीन खो चुकी थी। गुड बाय मिसेस आयुष्मान, इतना कहते वो इसे हाथ हिलाते अलविदा कह रही थी। अब तुम मर भी रही होगी तो भी आयुष्मान कभी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। ओ सनाया अपनी आंखें मीच गई कि तभी एक गाड़ी फुल स्पीड पे आके रुकी। वो कोई और नहीं आयुष्मान सदुजई था। सनाया की आंखों से आंसू बहने के लिए अपना रुख फेर गई। फरियाल सनाया को छोड़ दो, वो सख्तगीर लहजे में बोला। हरगिज नहीं, इसने मुझसे तुम्हें छीना है, इसने चालें खेली हैं, तुम्हें मुझसे जुदा किया है। जिस मौत का खेल ये खेलती रही, अब इसका ड्रॉप सीन होने का वक्त आ गया है। इसकी सज़ा यही है। फरियाल शदीद गुस्से में थी। सनाया फरियाल ने इसे बाजू से पकड़ते धक्का देना चाहा कि आसमान के लबों पे इसका नाम सुनती वो चौंकी। क्यों? इसकी आंखों में खौफ था, सनाया को खोने का खौफ। क्या वो सनाया से फरियाल को अपना आप बहुत अर्जा लगा। आसमान एक लम्हे की देर किए बिना इस तक पहुंचा और सनाया का हाथ इसके हाथ से खींचते सनाया को अपने सीने से लगा गया। इसके मुंह से टेप हटाई तो वो दर्द से कराह के रह गई। इसके दाएं गाल पे कांच चुभे हुए थे। दांत पे दांत जमाए वो इसके गाल से कांच खींच के निकाल गया। 3 जगह से इसका गाल जख्मी हुआ था, पर वो जरा न से इसकी यत्तक आयुष्मान को देखी जा रही थी। पॉकेट से रुमाल निकालते इसके गाल पे रख गया और गुस्सा जब्त करते फरियाल को देखा। शुक्र मनाओ सनाया जिंदा है, वरना इसे कुछ हो जाता तो तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ देता। बहुत सर्द लहजे में गुलाया था। इसकी गुलाहट सुनते फरियाल ने कर कुर्ब से रुख फेर लिया। वो आयुष्मान था और जिससे इसने मोहब्बत की थी इस वक्त सामने खड़ा आयुष्मान सनाया का शौहर था। वो सनाया को ये जा चुका था, जबकि वो वहीं खड़ी खाली हाथ रह गई थी। इसके चेहरे पे मरहम लगाता वो बिस्तर से उठा कि सनाया ने इसका हाथ थाम लिया। खामोश नजर सवालियाँ बनी। मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया सनाया, वो सादा अल्फाज में कहता पीछे हुआ कि सनाया फ़ौरन इसके सीने से लगते फूट फूट के रोती। आसमान ने इसके गिर्द बाजू हुमायल ना किए तो इसे खुद से परे भी नहीं झटका। मुझे माफ़ ना करें, लेकिन मुझसे दूर मत जाएं, बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे। वो इसका चेहरा हाथों के प्याले में भरते इसके माथे पे लब रख गई। बारी बारी दोनों आंखों को अकीदत से चूमते हुए इसकी नाक से इसके होंठों पे आई तो आसमान ने चेहरे का रुख दूसरी जानिब फेर लिया। सनाया को सख्त बुरा लगा। वो एकदम से इसकी गोद में चढ़ के बैठ गई और इसे पीछे बिस्तर पर पुश किया। इसके लबों पे अपने लब रखती इसका जाम पीने की कोशिश करने लगी। इसका अंदाज देखते आसमान अपने दिल में घंटियां बजती महसूस कर रहा था। वो भले इससे खबर था, लेकिन वो ये भी जानता था इसका दिल सनाया का हो चुका है। बस यही महसूस करते सनाया ने इसकी जानिब पेशकदमी की थी। इसका जानलेवा अंदाज आसमान को ज़्यादा देर अपने खौल में बंद ना रख सका। वो भी एकदम से इसका साथ देते इसकी कमर के गिर्द बाहें हमाइल किए से अपने सीने में सख्ती से बीचता आंखें बंद किए मदहोश होने लगा। चाहे जाने का एहसास ही जुदा था। एकदम से इसकी फराक को इसके तन से जुदा करता वो इस पे हावी हुआ। सनाया अपना दिल थाम के रह गई। पीछे होते वो अपनी शर्ट भी उतार गया, लेकिन नज़रों का फोकस सनाया थे इस पे झुकता वो इसके सब पर्दे एक एक करके गिराता गया। इसे अपनी बाहों में भरे वो जुनूनियत भरे अंदाज में इस पे छाता चला गया। दोनों ही एक दूसरे में गुम होते एक दूसरे को दिल से अपना बना चुके थे। शादी की रौनकें रूज पर थी, जहां आरा बेगम की नज़रें सुबह से दरवाजे पर टिकी थी। आज जरताशा की मेहंदी थी और पिछले 3 दिन से वो अपने बेटे आयुष्मान का इंतज़ार कर रही थी, जिसने एक हफ्ता पहले आने का कहा था और अभी तक नहीं पहुंचा था। बात बात पे अफसूलदा हो रही थी। इनकी उदासी सभी घर वाले नोट कर रहे थे। शाम को मेहंदी का फंक्शन बहुत प्यारे अंदाज में अरेंज किया गया था। अभी मेहंदी की रस्म शुरू होनी थी। सभी इस तरफ बिजी थे कि अचानक हवेली की दहलीज से वो दोनों अंदर आते दिखाई दिए। मोरे वो जी, आवाज़ में ने पुकार गया। मोरे साथ खड़ी सनाया ने भी इनकी जानिब मोहब्बत से देखते शौक लहजे में पुकारा तो इनको यूं आस्था मुस्कुराता आता देख सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट सजी। जहाँ आरा बेगम की आंखों में आंसू भर आए, इन्होंने अपनी बाहें वाकी तो वो फौरन आगे बढ़ते इनको गले लगा गए। माफ़ कर दें, लेट हो गए, बस एक वजह हो गई थी, वरना पहले आ जाता। वो इनका माथा चूमते इनकी गिला करने से पहले ही धीरे से बोला था, क्या वजह थी कि अपनी मोरे को इतना इंतज़ार करवाया।
آپ دادو بننے والے ہیں، ان کے کان میں گھس کے کہتا وہ انہیں خوشگوار حیرت میں ڈال گیا۔ ثنایا کو اپنا تو وہ پہلے ہی چکی تھی اور اب اتنی بڑی خوشخبری کے بعد اس سے دوری نہ رکھ سکی اور دل بڑا کرتی سے گلے سے لگا لیا۔ سدا خوش رہو تم دونوں، وہ ان دونوں کو پیار سے دعا دے رہی تھی۔ بیٹے اور بہو کے آنے سے انہیں لگا پوری حویلی بھر گئی۔ سب سے ملتے ملاتے ارجمان باپ کے پاس کیا، انہوں نے بھی دل سے اس رشتے کو قبول کیا۔ آبا جان انہیں دور کھڑے دیکھتے مسکرا رہے تھے۔ ثنایا نے دیکھتے انہیں ان کی گلے سے جا لگی۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوما۔ میرا بچہ خوش ہے؟ وہ ثنایا سے پوچھ رہے تھے۔ خوش، بہت خوش، مجھے ارشمان مل گئے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ ارشمان کو میٹھی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جو اپنی بہن کو گلے سے لگائے ہوئے تھا۔ نظروں کی تپش خود پہ محسوس کرتا وہ ثنایا کو دیکھتا ایک آنکھ منگ کر گیا۔ ثنایا نے زندگی سے بھرپور مسکراہٹ دی۔ اس کا جنون جیت گیا تھا کیونکہ وہ لکی تھی۔ پر ہر کوئی لکی نہیں ہوتا، ضروری نہیں خود کو کسی بھی قسم کی نقصان پہنچانا گناہ ہے۔ اس لیے ناول کی کہانی کو پڑھنے کی حد تک ہی محدود رکھیں اور پازیٹیو چیزوں کو اپروچ کریں۔ جزاک اللہ۔ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔